औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इस वीक का पहला लेक्चर होगा मोशन इन टू डायमेंशन। जनरल व्यू से हम इनको देखेंगे कि मोशन टू डायमेंशन में किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबसे पहले मोशन टू डायमेंशन की जो प्रिलिमिनरी है उसमें हमें पता होना चाहिए कि मोशन इन टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है वेक्टर्स की मदद से, और वेक्टर्स का अलजबरा जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक, यानी किस तरीके से उनको ऐड करना है, किस तरीके से उनको मल्टीप्लाई करना है, लाइक दैट। तो इस हवाला से वेक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे। जब भी हमने मोशन डिस्कस करना है तो बुनियादी तौर पे हमें जो पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये अगर मिल जाए तो बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम के मुतालिक, उस पार्टिकल के मुतालिक, हम इस पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। ठीक होगी बात। तो इसलिए सबसे पहले किताब वाले ने भी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तज़किरा किया है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो आपने याद रखनी है कि कोई भी पार्टिकल हो उसके लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम मुख्तस करना पड़ेगा। फॉर द प्रेजेंट केस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, और उसमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना हो तो पोजीशन वेक्टर यूज़ किया जा सकता है। r इज़ इक्वल टू आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सपोज़ कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम है t2 माइनस t1, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। इनिशियल टाइम का मतलब जब हमने सिस्टम को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया है, और ये सामने दिखाया भी हुआ है पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अभी जैसे हम थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं आपको समझ आ जाएगी कि पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर कैसे बन जाएगा और एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे बन जाएगा। इन चीज़ों को अभी हम देखते हैं। ठीक है, बहरहाल एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये है, v एवरेज इज़ इक्वल टू डेल आर ओवर डेल टी, यानी टोटल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये चेंज इन पोजीशन मालूम करने का तरीका उसने बताया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने ये आपको कहा था कि अगर हमें पता होगा आर वेक्टर का ये, तो हम इससे बाकी सारे वेक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने उसकी एग्जांपल दी है वेलोसिटी वाली, और वेलोसिटी हमें पता है वो बराबर होती है डी ओवर डी टी ऑफ आर। इसलिए यहाँ पर उसने ये इसका टाइम डेरिवेटिव लिया है और साथ में वेलोसिटी वेक्टर बनाया है। वेलोसिटी वेक्टर बनाने के लिए उसने वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जी के, अब इन सारी चीज़ों को, ये जो रिलेशन फाइंड आउट किए हैं, इन सब की मोर जनरल मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक अलहदा से डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। उस डॉक्यूमेंट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से हम ले जा सकते हैं। ये है डॉक्यूमेंट, ये मैंने एक पोजीशन वेक्टर दिखाया हुआ है। ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक्स वाई जी के एतबार से लिया, जैसे आपकी
किताब में लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। एक्चुअली जब हम आर एज अ फंक्शन ऑफ टी मालूम करते हैं तो ये जो एक्स वाई जेड हैं एक्चुअली दे आर फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होता है तो इसलिए ये वेक्टर जब हम कंपेयर करेंगे इसके टाइम डेरिवेटिव के साथ तो वी एक्स इसके बराबर आ जाएगा वी एफ आई और वी जेड। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका टाइम डेरिवेटिव लेना है। टाइम डेरिवेटिव लेने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया था अलजबरे के अंदर, वो जो इंडिटरमिनेट ट्री दी थी तो आपने देखा था कि इसका अलग इस कंपोनेंट का अलग से, इस कंपोनेंट का अलग से और इस कंपोनेंट का अलग से जो टाइम डेरिवेटिव है वो ले लिया जाएगा और वही कंपोनेंट्स जो हैं वो वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट्स या तो डबल डेरिवेटिव पोजीशन का होगा या फिर सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी का होगा। जब हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ तो ए एक्स ये है डबल डेरिवेटिव की सूरत में, ये है ए वाई, ये है ए जेड, ये ए वाई डबल डेरिवेटिव की सूरत में ये, इसी तरीके से ए जेड। आप एक हम एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट करते हैं जिसमें इस तरीके से एक्स टी एज अ फंक्शन ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी दिए हुए हैं, यानी ये प्लेन में एक पार्टिकल है और प्लेन मोशन में हमें पता है यानी टू डिमेंशनल मोशन में हमें पता है कि एक एक्स होगा एक वाई होगा और एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। उसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखना चाहा तो वही हमारी यूजुअल, और एक्स टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, वाई टी की जगह भी उसकी वैल्यू लगा दी। तो ये अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर हमसे कोई पूछे कि एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है तो ये वेक्टर निकला। कैसे निकलेगा जनाब, मैंने यहाँ टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, यहाँ पे भी टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और यहाँ पे भी टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। तो ये पोजीशन वेक्टर हमें बता रहा है कि एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड आपका पार्टिकल कहाँ पर होगा। अगर आपसे पूछे कि एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 वो पार्टिकल कहाँ पर होगा तो मैंने टी की वैल्यू 0 पुट की है तो इसका मतलब हमें पता चल गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो यहाँ पर है। इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर बना लिया। वेलोसिटी वेक्टर बना करके हम वेलोसिटी उसकी टी इज़ इक्वल 3 सेकेंड पे मालूम करना चाहते थे तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी के लिए तो ये उसका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ये आप ड्रा कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको कहा था कि ग्राफ के ऊपर किस तरीके से जो है वो आपकी किताब वाले ने ये यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, फिर वेलोसिटी वेक्टर बनाया हुआ है और फिर एक्सेलरेशन वेक्टर बनाया हुआ है। तो ये ऐसे निकलते हैं वेक्टर। इन वेक्टर्स को ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली यही वेक्टर निकलेंगे। अभी मैं फिगर भी आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेलरेशन है एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड, तो ये 18 आई है एक्सेलरेशन, टाइम इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक, ये एग्जांपल जो आपकी किताब में से मैंने समझाने की कोशिश की है, ये किताब में भी लिखी हुई है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये सारा अलजबरा उसने किया हुआ है किताब वाले ने। ठीक है, ये असल में हमें अंडरस्टैंड करना था। ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। कहाँ पर है ये? टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर, और निकाल के आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से ये निकालना है। ठीक हो गया। अब उसने यहाँ पे जो दूसरा केस है वो डिस्कस किया है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसकी एग्जांपल उसने दी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जी है वर्टिकली अलोंग एक्स एक्सिस ओनली जी वैल्यू होती है, तो इसलिए ए एक्स भी कांस्टेंट है, ए वाई भी कांस्टेंट है, ए जेड भी कांस्टेंट है। तो उसके लिए उसने एनालिसिस किया है कि किस तरीके से पार्टिकल के मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। उसने कहा एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 अगर उसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो ये है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे उसकी किसी भी लम्हा पोजीशन मालूम करने के लिए और उसकी किसी भी लम्हा वेलोसिटी मालूम करने के लिए। तो ये आपको पता है ये इक्वेशन जो है वो हम पहले स्केलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी,
मैंने आपको बताया था कि मौजूदा केसेस में वेक्टर्स होंगे और वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और बाकी एक्सेलेरेशन को a से डिनोट करेंगे, लेकिन फॉर द प्रेजेंट केस ये भी वेक्टर्स हैं। अगर ये वेक्टर हैं तो थ्री स्केलर इक्वेशन बनेगी इससे, 1 2 3, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी, वेलोसिटी का z कंपोनेंट भी और वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी। इस तरीके से ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने दे दी, हैज़ नो x और एनी अदर कंपोनेंट, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल केस हो जाएगा किस में, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस सूरत में यहाँ पर उसने इक्वेशंस, ये एक टेबल है, वैसे मैंने पहले भी आपको ये वहाँ से मेंशन करवाया हुआ है कॉपी करके। ये एक एग्जांपल है, ये भी आपने याद करनी है, ये भी आपने देखनी है, इसमें भी आइडियाज़ हैं। असल में इसमें है क्या, एक पार्टिकल है जिसको उसने नॉर्थ साउथ डाउन द स्लोप मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और उसके ऊपर अ विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट गिव स्कायर आ लेटरल एक्सेलरेशन ऑफ 0 पॉइंट, ये लेटरल एक्सेलरेशन है, ये इस डायरेक्शन में ये लेटरल डायरेक्शन है, ये अलोंग द स्लोप डायरेक्शन है, ठीक है ना। अलोंग द स्लोप डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन कितना होगा और लेटरल डायरेक्शन में कितना होगा, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अस्यूम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अस्यूम कर लिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो उस पॉइंट पर है जहाँ से पार्टिकल जो है वो अपना मोशन स्टार्ट करता है, ठीक। और ये अलोंग द लेटरल डायरेक्शन वाई एक्सिस है और इन द डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है। अब विंड की डायरेक्शन ये यहाँ पे शो की हुई है, इस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है और विंड जो है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उस पार्टिकल में, वो ख़ुद उसने दे दिया हुआ है 0.54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाउन द हिल जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो लिया है 9.0 मीटर पर सेकंड। ये पुशेज ऑफ का मतलब है, उसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी हमने दी है। ये एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हमने यानी एक्स कंपोनेंट निकाल लिया उसने। असल में इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ये जो ग्रेविटी है उसका वो कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स डायरेक्शन होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बनाएगा, और वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए उसने ये यूज़ किया। असल में उसने एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया। तो हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए, यानी अलोंग द प्लेन, अलोंग द ढलवान या जो भी आप इसको कहें, डाउन हिल जो स्लोप बनती है उसके अलोंग जो भी एक्सेलेरेशन है वो ए एक्स हमने कह लिया। टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेलोसिटीज़ उसने बता दी, इनिशियल वेलोसिटी वी वाई कंपोनेंट ज़ीरो होगा, वी एक्स कंपोनेंट ये होगा। फिर अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन उसने अप्लाई की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये वाई कंपोनेंट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड उनका मालूम कर लिए, क्योंकि हमें एक्स नॉट प्लस वी नॉट 8xt² ये वैल्यूज़ पुट की। फिर इसी तरीके से वाई कंपोनेंट जो है वो मालूम करने के लिए ये वैल्यूज़ पुट की। अच्छा, वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द टाइम एट विच दिस अकर, जिस वक्त वो बॉटम के ऊपर पहुंचता है तो वो टाइम हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो वो टाइम इसने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिटरमिन करने की कोशिश की है, क्योंकि वो स्लोप जो ढलवान है उसकी लेंथ उसने ख़ुद बता दी हुई है कि 125 मीटर है। तो x 125 मीटर लगा करके, ये इनिशियल वेलोसिटी लगा करके ये टाइम हमने मालूम करने की कोशिश की है। सॉल्विंग क्वाड्रेटिकली टाइम की दो
एक 7.94 है और दूसरी है -18.4। अब हमने सिर्फ पॉजिटिव रूट इसकी फ़िलहाल कंसिडर करनी है, क्योंकि नेगेटिव रूट इसके उस मोशन को डिस्क्राइब करेगी जो हमारी ऑब्जर्वेशन से पहले का मोशन है, वहाँ से नेगेटिव टाइम रूट जो है वो बताएगी। तो फिर y हमारे पास कितना आ गया 17.0 मीटर। इसका मतलब है वो ढलवान के ऊपर जो उसने अलॉन्ग एक्स एक्सिस पहले पहुंचना था यहाँ पर ऐसे, अब विंड की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है उसका पाथ चेंज हुआ और वो यहाँ से 17 मीटर जो है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन से डेविएट हो गया ड्यू टू विंड। ठीक है, ये यहाँ पर फिर वी एक्स और वी वाई भी कैलकुलेट कर लिए और यहाँ पे बड़ी फ्रूटफुल उसने डिस्कशन की हुई है, ये आप लोग खुद देखेंगे। और अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही फिगर कंसिडर कर लेते हैं, इससे ही आलमोस्ट सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले ही पता हैं, आज हमने असल में उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल और किसी भी लम्हा और टू डायमेंशनल मोशन में किसी भी लम्हा उसकी जो वेलोसिटीज़ वगैरह हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इनिशियल सिचुएशन देख लेते हैं, जिसमें पार्टिकल को इनिशियली वी वेलोसिटी के साथ हॉरिजेंटल के साथ जब वो एंगल फाई नॉट बना रही थी उससे डायरेक्ट लॉन्च किया है। तो उस सूरत में एक इसका एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो बना लिए। अब हमें पता है अगर तो हम एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दें, और फिलहाल एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया हुआ है, इज नेगलेक्टेड। ठीक है, तो उस सूरत में हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जी एक्ट कर रहा है, यानी डाउनवर्ड फोर्स एक एक्ट कर रही है जो वेलोसिटी को चेंज करेगी, और वेलोसिटी को चेंज करने का जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वेलोसिटी डाउनवर्ड फोर्स एक एक्ट कर रही है और इस डाउनवर्ड फोर्स के वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है उस चेंज का जो एक्सेलरेशन बनता है वो जी के बराबर है। ये मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी कंपोनेंट कम होता जा रहा है, जब वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर रीच करेगा तो उसका जो वी वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है और वो रह जाएगा जितना पहले था। पहले कितना था? वी ज़ीरो एक्स, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। तो इस सूरत में यहाँ पर जब वो फिर दोबारा से, तो उसका वाई कंपोनेंट फिर ज़ीरो होने के बाद बढ़ना शुरू हो गया, तो जब वो यहाँ पे उसी लेवल के ऊपर वापस से ट्राई करेगा तो उसका वाई कंपोनेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक बढ़ चुका होगा, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट वही है जो पहले था, इसलिए वो हर लम्हा वी एक्स लिख रहा है इसको, और ये वी वाई जो है ये फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर उसको रोकने की कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई गड़ा है, तो वो फिर आगे भी प्रोसीड करता रहेगा और उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बढ़ता रहेगा। एयर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में एक्स कंपोनेंट जितना पहले था उतना ही रहेगा और उसकी वेलोसिटी और टोटल वेलोसिटी और बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर आप लोगों के जहन में ये सारी बातें जो मैंने अभी की हैं, यहाँ पर जो चीज़ें समझाई हैं, ये हों, तो फिर हम बड़ी आसानी से इसका हर तरह का अलजबरा अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी गैस कर सकते हैं क्या हैपन हो रहा होगा कहाँ पर। तो इस सूरत में सबसे पहले तो हम एक्स कंपोनेंट फाइनल मालूम करते हैं, वही इक्वेशन लगाई, ये इनिशियल एक्स कंपोनेंट है, ये इनिशियल वाई कंपोनेंट है, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई
और इनिशियल एक्स कंपोनेंट, फाइनल एक्स कंपोनेंट मालूम किया, वो देखा वो वही है जो पहले था, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट लिख दिया। ठीक, फिर इसी तरीके से वाई कंपोनेंट है, उसको देखने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है, जिसमें हमें पता है कि वी वाई इज़ इक्वल टू वी वाई ज़ीरो प्लस ए वाई टी, और ए वाई कितना है, माइनस जी के बराबर है, माइनस जी के बराबर ए वाई है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जी लगा दिया, और वी वाई नॉट हमें पता है यहाँ से। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये मालूम कर लिया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इससे मालूम की जा सकती है, डायरेक्शन इससे मालूम की सकती है किसी भी लम्हा। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हमने ये दो इक्वेशन 17 में वी एक्स का है और इक्वेशन 18 में वी वाई है, इन दोनों का स्क्वायर लेकर सम करेंगे, जो भी रिलेशन बनेगा। अब हम आ जाते हैं पार्टिकल के किसी भी लम्हा कोऑर्डिनेट के ऊपर, यानी वो पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट जो है, यानी उसका जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी लम्हा, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, या दूसरे लफ्ज़ में एक्स डिस्टेंस उसने क्या कवर किया है। तो x इज़ इक्वल टू एक्स नाट प्लस वी एक्स ज़ीरो टी हाफ, ये असल में वही इक्वेशन है जो आप इस तरीके से लगाते थे, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये जो s है ना, ये हम असल में ये लेते होते हैं, और वी नॉट इसको लिख लेते हैं प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और ये जो x है ये किसी भी लम्हा डिस्टेंस है, पोजीशन डिस्टेंस है उसका पार्टिकल का ओरिजिन से, और ये जो है वो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल जब उसने मोशन स्टार्ट किया उस वक्त का डिस्टेंस है ओरिजिन से। बाज़ दफ़ा एक्स नाट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, यानी हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिन है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लाई करता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो स्कायर वाली प्रॉब्लम था उसमें हमने ये बात की थी। तो ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया y, और हमें पता है कि x एज अ फंक्शन ऑफ y या y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना हो तो यहाँ पर यहाँ से t की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उस सूरत में यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी जिससे हमें पता चलता है y इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा नॉट इंटू एक्स प्लस जी ओवर 2 इंटू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस है, एक्चुअली बी एक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक, बी एक्स स्क्वेयर। तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला की इक्वेशन है जनरल। तो अब हम कंपेयर करेंगे, ये कांस्टेंट ये है और बी कांस्टेंट जहाँ पर ये है। तो इस सूरत में कभी भी हमें अगर कैलकुलेशन करनी पड़े या अंडरस्टैंड करना पड़े तो हम इस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये उसने वो इक्वेशन और ये रेंज कैलकुलेट की है, ये आप बड़ी आसानी से अब कर लेंगे। मसला हो तो आप मुझसे डिस्कशन के दौरान पूछेंगे। शूटिंग अ फॉलिंग टारगेट, फॉलिंग टारगेट को शूट करना है, उसके लिए हम आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने शूट करना है। मसलन फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट से एक पार्टिकल जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक, और वो नीचे की तरफ को आ रहा है, हमने यहाँ पे गन रखी हुई है या उसको हमने शूट करना है। अब जब आप इसको शूट करेंगे, अगर आपने गन यहाँ पे रख के इस एंगल के ऊपर चलाई तो आप इतनी वेलोसिटी देंगे। हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से 2 डायमेंशनल मोशन में ये इस तरीके से मोशन हो जाता है। अब हमने गन ऐसे एंगल के ऊपर और इतने टाइम के ऊपर चलानी है कि जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आए उतने टाइम में आपका ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, और वो फिर इसको शूट करेगा। अगर टाइम इससे कम हुआ तो ये आगे निकल चुका होगा, फिर ये आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा। अगर टाइम इससे ज़्यादा होगा तो वो पीछे होगा, तो ये पार्टिकल आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए ये टारगेट को
शूट करने के लिए उसने एक प्रॉब्लम जो है वो ये यहाँ पे डिस्कस किया है। ये सारे प्रॉब्लम को आपने देख लेना है, किस एंगल के ऊपर वो शूट करेगा, कितनी वेलोसिटी के ऊपर करेगा, ये सारी उसने कैलकुलेशन जो है वो करने के लिए फार्मूला बनाया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक और सिचुएशन उसने दिखाई हुई है, जिसमें एक एरोप्लेन है जो किसी एमुनेशन वगैरह को या कोई बॉम्ब वगैरह को या कोई भी आपके पास पैकेज है उसको फेंकता है। तो यहाँ से वो फेंकता अगर इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी। जो ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो फिर इस तरीके से पैराबोलिक मोशन करता हुआ उस पॉइंट तक पहुँचेगा, टारगेट तक पहुँचेगा। ये सारी सिचुएशंस आपने कैलकुलेट करनी है ताकि आपको सही तरीके से ये बातें जो हैं वो समझ आ जाएं। अब हम आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म का मतलब है इस सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, हमेशा सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह सकती है, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही होती है। यहाँ पे वो सिचुएशन है जो एफएससी में आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। आई होप कि वो आप लोगों को समझ होगी। ये आर थीटा इज इक्वल टू वी डेल्टा टी, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, पार्टिकल की पोजीशन है। ये वहाँ पे भी आपने समझा था किस तरीके से हमने ट्राइंगल को कंपेयर करके वहाँ से आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हैं उनको अस्यूम करना है। उसके बाद ये वाला रिलेशन है, फिर एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया है, तो उस सूरत में फिर यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, तो फार्मूला ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। ये फार्मूला हमने याद रखना है क्योंकि हमें एमसीक्यूज़ में ये फार्मूला पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करना है। यहाँ पर जो फैक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं आर्टिकल्स की, अब आपने ये करनी है। पहले आपका मैथमेटिक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये डिस्क्रिप्शंस इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये प्रॉब्लम भी आपने लाजमी तौर पे करना है। इस प्रॉब्लम में भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछे जा सकते हैं, या कम से कम ऐसे फैक्ट्स हैं जो एमसीक्यूज़ के बारे में गेस करने के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको लाजम चाहिए होंगे, ठीक है। ये कुछ उसने कंपैरिजंस किए हुए हैं मोशन के। ये वर्टिकली अप मोशन है और ये प्रोजेक्टाइल का अपवर्ड मोशन है और ये सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म। ये फॉल ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये बाल का डाउनवर्ड मोशन है। यानी एक तरफ उसने वर्टिकली अपवर्ड मोशन के साथ कंपेयर किया है तीनों मोशंस को और डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई हुई। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर्स इन सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये अब हमने लाजमी तौर पे करना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ। कहता है अब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी पोजीशन किसी भी लम्हा हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करके बता सकते हैं। तो ये आई यूनिट वेक्टर होता है, ये जे यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पर अगर आपका पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटी हो सकती है। एक है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर और एक है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये यू फाई इसलिए उसने दे दिया और रेडियल वेक्टर की वजह से, यानी टू डायमेंशन मोशन है। यहाँ पे वो डिस्क्राइब करेगा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट कंसिडर करके। उससे ज़रा बात आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि मोशन आपका एक जो प्लेन है सर्कल का वो कहीं पे भी लाई करता हो, लेकिन मोशन जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बड़े आराम के साथ यूजिंग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की है। मैं यहाँ पे इसकी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि ये आपको पता है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में आर और एक्स वाई का ये रिलेशन होता है और थीटा और एक्स वाई, फाई और एक्स वाई का ये रिलेशन होता है। इसमें किसी भी लम्हा एक्स पोजिशन इससे और वाई पोजीशन इससे मालूम की जा सकती है, यानी ये एंगल और आर ही हमें एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन बताएगा, ठीक। अब यूनिट वेक्टर यू आर एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग आर एंड इट्स डायरेक्शन इज
outward from the origin, the unit vector u phi at any point increasing phi at that point. It is always tangent to the circle through the point in counterclockwise direction. U phi are at राइट एंगल टू ईच अदर। ये बात ना, ये मैं चीज़ें जो मेंशन कर रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, क्योंकि जब हम अपने मोशन को 2 डायमेंशन के अंदर कोई एमसीक्यू वगैरह के लिए अपने जहनशीन करेंगे तो फिर उस सूरत में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से और किन किन वेक्टर्स के हवाला से हम बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये रिलेशन भी याद रखने हैं, बाज़ दफ़ा आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे वी कैन राइट द यूनिट वेक्टर यू आर एंड यू फाई। ये यूनिट वेक्टर उसने लिखे हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शंस नहीं लिखी, यानी वेलोसिटी की बात नहीं की हुई, फ़िलहाल यूनिट वेक्टर की बात की हुई है। तो यूनिट वेक्टर में ये उसने बताया कि यू फाई जो है वो यू आर वेक्टर ये है और यू फाई वेक्टर ये है। यू फाई वेक्टर जो है यू आर वेक्टर के साथ फाई एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है उसका यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है, ये एंगल फाई है, इसलिए इसको लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, और ये जो एंगल यू फाई है वो एंगल चूँकि ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसको फाई प्लस 90 डिग्री कर लिया, क्योंकि जितना ये वेक्टर यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब अगर मैं 2 परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे बनाना चाहूँ, एक ये और एक ये, तो क्या होना चाहिए, जितना एंगल ये होना चाहिए उतना एंगल फिर ही ये परपेंडिकुलर रहेंगे ना, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। इसलिए यहाँ से पता चला कि ये एंगल फाई प्लस पाई बाई 2 है यू फाई का विद रिस्पेक्ट टू आई। और फिर हम उसी तरीके से जैसे किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं वैसे ही लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने रटा लगानी है, ये एक वेक्टर ही है जिसके कंपोनेंट्स के तौर पे उसको लिखा हुआ है। ये देखो, ये डायरेक्शन कोसाइन वाली बात आपको समझाई थी, ये वही है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए यहाँ पर जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यहाँ पर वो फैक्ट यूज़ किया गया। ठीक है, इफ़ द पार्टिकल मूव इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड इट हैज़ नो रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट, ये भी याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, furthermore the magnitude of the velocity is just the constant speed and we can write therefore v is equal to phi, v is equal to v into u phi। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट। वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर निकल आया तो फिर उससे हम रेडियल जो एक्सेलेरेशन है वो निकाल सकते हैं, यू डी फाई ओवर डी टी। अब देखना है कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या है। ये वो जो एफएससी में आप जो है वो ज्योमेट्रिकली हमने साबित किया था कि इस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जो है वो रेडियल डायरेक्शन है, लेकिन अब हम मैथमेटिकली इसको साबित कर लेंगे कि उसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियल डायरेक्शन है। पासिस अब ये है डिफरेंशिएशन, तो हमने यू फाई वेक्टर पहले लिखा था, ये उसकी डिफरेंशिएशन की है, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आ गया डी फाई ओवर डी टी, तो माइनस यू डेल आर डी फाई ओवर डी टी आ गया। अब हमने ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब एक तो यहाँ से बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है, बाकी जो कुछ भी हो, बाकी जो कुछ भी हो, ये जो यूनिट वेक्टर आ रहा है ये रेडियल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर जो ये एक्सेलरेशन है इसकी ये रेडियल डायरेक्शन में, ये कंफर्म हो गया। और साथ में नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल है। The particle move uniformly around the circle, so d phi dt is just the angular distance covered in one revolution, 2 pi radian, divided by the time for one revolution, 2 pi radian divided by speed v। तो फिर इसलिए v ओवर आर आ गया, तो एक्सेलेरेशन में v स्क्वायर ओवर आर आ गया। ये देखें कैसे हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सेलेरेशन को डिफाइन कर लिया।
ये बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पार्टिकल के मुतालिक। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन जो है वो अब हमने मालूम करना है। वी नाउ कंसिडर द मोर जनरल केस ऑफ सर्कुलर मोशन इन द स्पीड वी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज़ नॉट कांस्टेंट। यहाँ से तो ये पता चल गया कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होना था। वो हमने कहा उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए वो वाला एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो गया। और अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये जो वेलोसिटी है v इज़ इक्वल टू वी यू फाई, इसको दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं यू फाई। और अब मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो इसलिए वहाँ पे पहले डेरिवेटिव से वो बाहर आ गया था। यहाँ पर ये एज इट इज़ बाहर लिख दिया था, लेकिन आप नहीं लिख सकते, आप डेरिवेटिव लेना पड़ेगा u डी यू ओवर डी टी और u फाई अलहदा और डी वी ओवर डी टी, ठीक है ना। बाकी ये मामला पहले हमने कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन है जो यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया हुआ ये वाला, ठीक है। बाकी रह गया ये वाला u फाई और डी वी ओवर डी टी, और जो डी वी डी ओवर डी टी है उसको हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दिया, और ये ए आर हो गया और ए टी डी वर। द फर्स्ट टर्म ए आर इज़ द वेक्टर component of A directed radially inward to the center of the circle arises from the direction of the velocity in the circular motion। ये MCQ पॉइंट है। और वेक्टर ए आर एंड इट्स मैग्नीट्यूड ए आर बोथ आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। द सेकंड टर्म यू फाई आर इज़ द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए टेंजेंट टू द पाथ। ये हमें इसका पोजीशन वेक्टर साथ जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये टेंजेंट टू द पाथ है। तो इस सूरत में वेक्टर ए आर जो है वो ए टी बोथ आर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हमने रिलेटिव मोशन की बात करनी है, तो रिलेटिव मोशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी हमें करना पड़ना है, या देख लेंगे हम डिस्कशन में, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल जो है वो इतना ही काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे बात होगी इंशाअल्लाह।